Decode presented by KEI Wires and Cables. Viksit Bharat का विकसित वायर को प्रेजेंटेड बाय मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। सोना क्या नहीं कर सकता। को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। इन एसोसिएशन विद JK स्मार्ट टायर, सेफ फ्यूल स्टे सेफ। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले आपको ये दिखाएंगे कि भारत से नक्सलवाद तो खत्म हो गया, नक्सली तो चले गए, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये नक्सलवाद और उसके विचार आज भी जिंदा है। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सलियों पर जो तीर चलाया वो बिल्कुल सही निशाने पर लगा। अब विपक्षी नेताओं में खुद को बड़े से बड़ा दिमागी नक्सल साबित करने की होड़ लगी हुई है। भारत को तोड़ने वाली ये सोच जब अब जंगलों से निकलकर सोशल मीडिया पर आ गई है, जहां राइफल की जगह अब रील्स ने ले ली है। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम से गांधी परिवार को इतनी नफरत क्यों है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को बीच में ही रोकने की कोशिश की, ऐसा आरोप है। और अब दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और देश के कई हिस्सों में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। आज हम आपको वंदे मातरम का पूरा इतिहास दिखाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को आज से नहीं बल्कि शुरुआत से ही वंदे मातरम से एलर्जी रही है। लेकिन आज जब आप हमारा ये शो देखेंगे तो आपको वंदे मातरम का पूरा इतिहास पता चल जाएगा। आखिर में हम आपको यूक्रेन और रशिया के बीच इस साल के सबसे बड़े ड्रोन वॉर की तस्वीरें दिखाएंगे। यूक्रेन ने रशिया पर 822 ड्रोन से एक नया हमला किया है। रशिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज में से एक वाइल्ड बेरीज पर हमला किया गया है और इस कंपनी को रशिया का अमेज़न कहा जाता है। आज आप देख पाएंगे कि कैसे यूक्रेन युद्ध में अब सैनिकों और सैन्य ठिकानों के साथ साथ बड़े बड़े गोदाम और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही पूरे देश को दिमागी नक्सलियों से सावधान किया, उसके बाद से पूरे देश में अब ये शब्द ट्रेंड कर रहा है। हर तरफ इस शब्द की चर्चा हो रही है और वो शब्द है दिमागी नक्सल। इसके बाद से ही विपक्ष के नेताओं में खुद को दिमागी नक्सल बताने की एक रेस चल रही है। हर विपक्षी नेता खुद को बड़े से बड़ा दिमागी नक्सल बताने की कोशिश कर रहा है और अपने दिमागी नक्सल होने पर वो गर्व भी कर रहा है। ये मेडल लेने के लिए अब तमाम विपक्षी नेता मैदान में आ चुके हैं। इसकी शुरुआत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के साथ की, जहां उन्होंने लिखा, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। मतलब मुझे एक दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, आई सपोर्ट आर्टिकल 370, आई एम अ दिमागी नक्सल। मतलब मैं भी दिमागी नक्सल हूं, मैं अपने आप को दिमागी नक्सल मानती हूं। यह उनका पोस्ट है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में किसी का नाम नहीं लिया था, किसी भी विपक्षी नेता का नाम उन्होंने लिया ही नहीं। और अब ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, उसके बाद से लगातार हमारे देश में जो दिमागी नक्सल हैं वो खुद से ही बाहर निकल आए और बताने लगे कि हां, मैं दिमागी नक्सल हूं। देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था।
मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। जब सवाल उठाते हैं बोलते हैं अर्बन नक्सल। अभी उनको एक नया शब्द भी मिल गया, दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल कौन है जो इनका विरोध करते हैं? यही तो दिमागी नक्सल ने मांग की थी ना, जाति जनगणना होनी चाहिए। ये अर्बन नक्सल सोच है, पर एक साल पहले अप्रैल 30, 2025 को उन्होंने घोषणा की कि जातीय जनगणना होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। अगर देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा या कोई कुछ बोलेगा, केजरीवाल अपनी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा। लगातार इस तरह का बयान कहते हैं, कभी अर्बन नक्सल बोलते हैं। मतलब जो इनका सच सामने ले आए या इनसे सवाल पूछे या अपने अधिकार के लिए लड़े, ये इसको आतंकवादी, नक्सल, खालिस्तानी सब बता देते हैं। इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री के नहीं होता। असल में भारत के जो विपक्षी नेता हैं उन्होंने ये सोच लिया है कि जो कुछ भी प्रधानमंत्री बोलेंगे उन्हें उसका विरोध करना है। चाहे वो कुछ भी बोलें, कैसी भी बात करें, कोई भी शब्द का इस्तेमाल करें, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करना है। और अब वो प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते भारत का ही विरोध करने लगे हैं और इस चक्कर में वो भारत के जो दुश्मन हैं उनके दोस्त बनते जा रहे हैं। इससे पहले आपने इस तरह के बहुत सारे शब्द सुने होंगे, जैसे भारत में टुकड़े टुकड़े गैंग है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है। हमारे पास एक अवार्ड वापसी गैंग है, जिन्हें अवार्ड दिए गए थे उन्होंने प्रोटेस्ट में अपने पुरस्कार वापस कर दिए। हमारे देश में खान मार्केट गैंग है। हमारे देश में कुछ लोगों को एंटी नेशनल, राष्ट्र विरोधी भी कहा जाता है। क्या ये सिर्फ शब्द हैं या हमारे देश में ऐसे लोग वाकई में मौजूद हैं? आप भी कई बार सोचते होंगे। तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, इस प्रकार के लोग हमारे देश में मौजूद हैं। और हम धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं और आप देखिएगा, आज भारत में हम अपनी जिस उपलब्धि की सबसे कम बात करते हैं, जिस उपलब्धि को हमने कहीं दबा दिया है, वो उपलब्धि है हमारे देश से नक्सलवाद का खत्म होना। आतंकवाद के बाद हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग नक्सलवाद से मारे गए हैं। फिर भी हमारे देश में आतंकवाद की तो बात होती है, लेकिन नक्सलवाद पर वैसी चर्चा नहीं होती जैसी आतंकवाद पर होती है। आतंकवाद दूसरे देशों से आए आतंकवादियों ने हमारे देश में फैलाया, लेकिन नक्सलवाद एक ऐसा युद्ध था जो हमारे ही देश के लोगों ने हमारे ही खिलाफ चलाया। अब यह जरूर है कि आतंकवादियों को भी पैसा बाहर से मिलता है और नक्सलवादियों को भी पैसा और हथियार बाहर से ही मिल रहे थे। वर्ष 2014 में भारत के 16 राज्यों के 161 जिले नक्सलवादियों से प्रभावित थे। ये वो जिले थे जहां आप जा नहीं सकते, जहां कहते थे कि सरकार का राज ही नहीं चलता, ये एक अलग देश की तरह व्यवहार करते थे, देश से कटे हुए थे। लेकिन मार्च 2026 तक इन जिलों की संख्या जहां पर नक्सलवादियों का प्रभाव था अब घटकर हो गई है 0। सोचिए, 2014 में 161 जिले जहां आप जा नहीं सकते, जो देश से कटे हुए हैं, और आज उनकी संख्या है 0। मतलब हमारा देश नक्सलवाद से अब आज़ाद हो चुका है। लेकिन क्या हमने इस आज़ादी को सेलिब्रेट किया? क्या इस आज़ादी का जश्न मनाया? क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को इसकी बधाई दी? अब जंगलों में हिंसा करने वाले ये नक्सलवादी फिर से हमारे समाज का हिस्सा बन रहे हैं।
हमारे देश के शहरों में, हमारे देश के गांवों में ये नक्सलवादी अब आम लोगों की तरह रह रहे हैं, हमारे और आपकी तरह रहते हैं। और क्रांति के नाम पर इनके दिमाग में जो खतरनाक नक्सलवादी विचार भरे गए थे, अब वो विचार इनके जीवन से, इनके दिमाग से निकल चुके हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक फैशन शो हुआ। इस फैशन शो में जो महिलाएं रैंप पर चल रही हैं, वॉक कर रही हैं, वो एक जमाने में नक्सलवादी हुआ करती थी, जंगलों में रहती थी, इनके हाथ में हथियार हुआ करते थे। एक जमाना था जब ये महिलाएं हमारे ही देश की पुलिस और सुरक्षा बलों से लड़ती थीं, उन पर गोलियां चलाती थीं और हमारे अपने लोगों के खिलाफ बंदूक उठाती थीं। आज देखिए उन महिलाओं को सबसे पहले। तो एक फैशन शो ये हुआ था, इसमें उन नक्सलवादी महिलाओं को बुलाया गया था जो एक ज़माने में नक्सली हुआ करती थी। अब उन्होंने सरेंडर कर दिया, अब वो आम लोगों की तरह मुख्य धारा में शामिल हो गई हैं। और इन नक्सलवादी महिलाओं ने जो एक ज़माने में थीं, इस रैंप पर वॉक किया था। मतलब ये है कि अब हमारे देश से नक्सलवाद निकल चुका है। हमारे देश में जो नक्सलवादी थे वो उनकी संख्या अब ख़त्म है, लगभग बचे नहीं हैं। और जो बच गए हैं, सरेंडर कर चुके हैं, वो अब आम लोगों की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन आज बड़ी चुनौती है कि जंगलों में रहने वाले ये नक्सलवादी तो ख़त्म हो गए, लेकिन भारत के बड़े बड़े शहरों में रह रहे हज़ारों प्रभावशाली लोगों के दिमाग में अब भी नक्सलवाद भरा हुआ है। ये लोग आज भी अपने देश के लोगों के साथ लड़ना चाहते हैं, अपने ही देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, अपने ही देश के लोगों की चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन इन्हें अपने दोस्त और हमदर्द लगते हैं, और भारत में रहने वाले राष्ट्रवादी लोग इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनकी पहचान आज कुछ भी हो सकती है। ये लोग राजनीति में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्री हैं, कलाकार हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, इनका चेहरा कुछ भी हो सकता है। वकील हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, लेखक होते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं। ये तमाम लोग न जाने किस बात पर भारत से हमेशा नाराज रहते हैं। कभी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर नाराज रहते हैं, कभी संविधान की रक्षा के नाम पर, कभी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, कभी कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। ये हर समय आज़ादी की मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं, देश को कमज़ोर करने का एक भी मौका कभी छोड़ते नहीं। ये हर उस ताकत के साथ हाथ मिलाते हैं जो भारत को कमज़ोर करना चाहती है, जो देश की चुनी हुई सरकार को गिराकर इनके मनपसंद लोगों को सरकार में बैठाना चाहती है। और ऐसे ही लोगों को हम दिमागी नक्सल कहते हैं। नक्सलवादी अब जा चुके हैं, लेकिन वो नक्सलवादी विचार अब लोगों के दिमाग में आ गए हैं। जंगल में जो नक्सली रहते हैं उनके हाथों में बंदूक और बम होते थे, लेकिन शहरों में जो अर्बन नक्सल रहते हैं, जो दिमागी नक्सल रहते हैं, उनके दिमाग में ऐसी जहरीली सोच है जो किसी बम और बंदूक से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि बंदूक और बम तो सिर्फ कुछ लोगों की जान लेते हैं, लेकिन इनके पास जो नक्सली विचारधारा है वो पूरी पीढ़ी को मिटा सकती है। आप देखिए, अगर आप एक नक्सली दिमाग को स्कैन करेंगे
तो आपको क्या दिखाई देगा? ये आंदोलन करना चाहते हैं, उसके ज़रिए सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, राजनीतिक अस्थिरता चाहते हैं। ये आज हमने एक नक्सल दिमाग को डिकोड करने की आपके लिए कोशिश की है। अगर नक्सली दिमाग को आप निकालेंगे तो इनके दिमाग में देखिए क्या चीज़ होती है। ये धर्मनिरपेक्षता के नाम पर क्रांति चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग की सोच इनके मन में है। ये भारत विरोधी सोच से भरे हुए हैं और भारत की हर कामयाबी पर ये सवाल उठाते हैं। ये है एक दिमागी नक्सल का दिमाग। और मैं वापस आपको पहले दिखाता हूं, इनके दिमाग में जो मुद्दे हैं वो भी आप देख लीजिए। इनके दिमाग में मुद्दे क्या हैं? इनके दिमाग के मुद्दे हैं, आप पढ़ पाएंगे एक एक करके। लोकतंत्र खतरे में है, धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है, संविधान खतरे में है, और फिर ये उसका पार्ट 2 है। किसी भी आंदोलन को टिके रहने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला डर, दूसरा पैसा, और तीसरा नैरेटिव। पहले किसी विचार को फैलाने के लिए एक संगठन चाहिए होता था। आज एक ट्रेंडिंग हैशटैग हजारों लोगों को एक कहानी के साथ जोड़ सकता है, एक नैरेटिव के नीचे ला सकता है। नैरेटिव ही दिमागी नक्सल की असली जहरीली सोच है। वो सबसे पहले शब्दों को बदलता है, जिसमें हिंसा को क्रांति का नाम दिया जाता है और अराजकता को आंदोलन बता दिया जाता है, और फिर उसके बाद इस हिंसा और आंदोलन को जायज़ ठहरा दिया जाता है। राजनीतिक अस्थिरता को व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत बताया जाता है और ज़बरदस्ती सत्ता परिवर्तन को लोकतंत्र की जीत कहा जाता है। और ये नैरेटिव ही देश तोड़ने की बात करने वाले देश विरोधी और टुकड़े टुकड़े गैंग को भटका हुआ युवा बताते हैं। उनके लिए विक्टिम कार्ड ये इकोसिस्टम खेलता है। दिमागी नक्सल अपने नैरेटिव के जरिए युवाओं के मन में किसी व्यवस्था के प्रति लगातार अविश्वास पैदा करता है और किसी भी मतभेद को संघर्ष में बदलने के लिए उकसाता है। आज आपको देखना चाहिए कि एक आदर्श दिमागी नक्सल क्या होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पे बोला था, और आज नाग पंचमी आते आते ये जितना दिमागों में जहर था वो सब पूरे दिमाग से उजागर होकर उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि हम क्या हैं। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकेत दिया है ये बहुत सहज और स्वाभाविक है। इसके लिए किसी को दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंख खोलकर देखने की जरूरत है। उसे दिखाई पड़ेगा कि दिमागी नक्सल कौन है। दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिसको इशरत जहां में बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है, और भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। यह है वो दिमागी नक्सल। और आज हर भारतीय को इस चीज को सिर्फ आंख खोलकर देखने की जरूरत है और कान खोलकर समझने की जरूरत है। स्वतः समझ में आ जाएगा। और उन लोगों ने जब स्वयं स्वीकार कर लिया है तो हमें लगता है अब किसी प्रकार का कोई संदेह या किंतु परंतु किसी देशवासी के मन में नहीं रह गया है। कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो गई है, तो अब उन्होंने खुद कह दिया है कि वो सिर्फ मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस नहीं बल्कि दिमागी नक्सल कांग्रेस भी हो गई है। ये उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया है। नक्सली दिमाग के काम करने का तरीका भी अब बदल चुका है। एक समय था जब नक्सली विचारधारा को फैलाने के लिए पोस्टर्स लगाए जाते थे, पैम्फलेट्स बांटे जाते थे, बंद कमरों या जंगलों में बैठक हुआ करती थी। आज वही काम टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की मदद से किया जा रहा है। अब किसी विचार को फैलाने के लिए हजारों पैम्फलेट्स छापने और बांटने की आवश्यकता नहीं। अब एक वीडियो, एक रील, एक मीम और एक वायरल वीडियो कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। पहले कार्यकर्ता पैम्फलेट्स बांटते थे, आज सोशल मीडिया का एल्गोरिदम नक्सली विचारों को ऐसे ही मुफ्त में बांट रहा है। सबसे खतरनाक यह है कि एल्गोरिदम किसी खास नैरेटिव को, आपत्तिजनक कंटेंट को और अराजक विचारों को भी बार बार दिखाकर उसे नॉर्मल बना देता है।
जंगल के नक्सलियों की एक भौगोलिक सीमा होती थी, लेकिन इंटरनेट पर किसी विचार की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। अब किसी युवा को सीधे ये कहने की आवश्यकता नहीं कि उसे नक्सली बनाना चाहते हैं हम, बल्कि उसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या सोशल मीडिया पर लगातार खास नैरेटिव का कंटेंट दिखाकर ये अघोषित रूप से बता दिया जाता है कि वो पीड़ित है और पूरी व्यवस्था उसके खिलाफ है और उसे क्रांति करनी होगी। इसलिए अब उसे आंदोलन करना होगा, देश विरोधी नारे लगाने होंगे, जरूरत पड़ने पर हिंसा करनी होगी। आपको याद होगा पिछले साल इंडिया गेट पर एयर पॉल्यूशन को लेकर एक विरोध प्रदर्शन हुआ था, लेकिन वहां आतंकवादी और नक्सलवादी हिडमा के पक्ष में नारे लगाए गए, वहां नक्सलियों के पक्ष में नारे लगने लगे, आतंकवादियों के पक्ष में नारे लगने लगे। आज कांग्रेस के नेता खुद ये भूल चुके हैं कि जब वो सत्ता में थे तो वो नक्सलवादियों के बारे में क्या सोचते थे, क्या कहा करते थे। आज पी चिदम्बरम ये कह रहे हैं कि वो भी एक नक्सल हैं, लेकिन पी चिदम्बरम जब इस देश के गृह मंत्री थे तब वो कहते थे कि नक्सलवादियों को बुद्धिजीवियों से समर्थन मिल रहा है और उससे निपटना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। आज मैं वो अखबार की एक क्लिप लेकर आया हूं जो आपकी स्क्रीन पर है। चिदम्बरम साहब खुद कह रहे थे, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट स्टैंड्स इन द वे ऑफ टैकलिंग माओइस्ट्स। The most difficult element in dealing with Naxalites was lack of trained policemen. It was followed by intellectual and material support. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को सबसे बड़ा आंतरिक खतरा बताया था उस जमाने में। चिदम्बरम देश का गृह मंत्री थे। उस समय आपको याद होगा वीसी शुक्ला सहित कांग्रेस का बड़े बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ में बम से उड़ाया गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने नक्सल को खत्म करने का कोई व्यवस्था नहीं लिया। तो मैं तो आह्वान करता हूं, जब चिदम्बरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं, तो उसमें एक इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदम्बरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था अब जब वो होम मिनिस्टर थे। मेरा लगता है चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है, वो खुद ही नक्सल है। देश में एनार्की लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। दिमागी नक्सल उसमें नहीं ये अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आएगा। तो अब समस्या ये है कि राइफल की जगह रील्स ने ले ली है और नक्सलवादी तो ख़त्म हो गए, लेकिन हमारे देश में आज भी बहुत सारे दिमागी नक्सली घूम रहे हैं। आप लोगों के बीच में भी हो सकते हैं। वो शहरों में रहते हैं और किसी यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएंगे, किसी अस्पताल में डॉक्टर के रूप में भी मिल सकते हैं, किसी वकील के रूप में मिल सकते हैं, किसी पत्रकार के रूप में भी वो आपको मिल सकते हैं। अब इन्हें आइडेंटिफाई करना ये देश की अगली बड़ी चुनौती होगा। दिमागी नक्सलियों को हर वो बात परेशान करती है जो भारत में राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करती है। ये लोग राष्ट्रगीत के अपमान से भी हिचकते नहीं हैं। जो भी चीज देश के लोगों में एक गर्व की भावना पैदा करती है, उसे जो दिमागी नक्सली हैं वो उसे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। अब हम इस सोच को आपके लिए डिकोड करेंगे। तो पहले आपको ये बता देते हैं कि आज हुआ क्या है। दिल्ली पुलिस ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ वंदे मातरम के अपमान के मामले की जांच शुरू कर दी है। ऐसा आरोप है कि जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस के मुख्यालय में वंदे मातरम गाया जा रहा था तो उस समय सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत को रोकने के लिए कहा। शिकायत में यह भी कहा गया है कि वीडियो में यह सुनाई देता है कि राहुल गांधी वंदे मातरम गाने से इनकार कर रहे हैं। इस मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ बेंगलुरु और मुंबई में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊं, आप वो तस्वीर देखिए जब दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस के मुख्यालय में वंदे मातरम गीत गाया गया। ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी को उसके बारे में पता नहीं था और राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रगीत बजने लगा। राष्ट्रगान तो बजना ही था और जब राष्ट्रगीत बजने लगा तो सोनिया गांधी हैरान हो गई और उन्हें यह लगा कि यह क्या हो रहा है और फिर उन्होंने इशारे से ये कहने की कोशिश की कि इसे बंद करवाइए,
अब वो तस्वीर देखिए। अब कांग्रेस ये सफाई दे रही है कि उस समय सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगा रही थी, जबकि आरोप लगाने वाले लोगों का कहना है कि राष्ट्रगीत शुरू होते ही सोनिया गांधी काफी नाराज दिख रही थी और अपने हाथों से इशारा करके वो वंदे मातरम को बंद करने के लिए कह रही थी। आप भी तस्वीरों में आप देखते जाइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगा रही हैं? हम थोड़ी देर के लिए कांग्रेस की बात मान भी लें तो तस्वीरें अगर आप देखें तो आप देखिए कि सोनिया गांधी नाराज दिख रही हैं। वो अपनी टीम से पूछ रही हैं कि ये क्या हो रहा है, और उसके बाद आप देखिए कि उनके चेहरे पर वो नाराजगी साफ दिखाई दे रही है और वो ये कह रही हैं कि ये क्या हो रहा है। देखिए यहां, इसका क्या मतलब है? वंदे मातरम के अपमान को लेकर पूरे देश में काफी नाराजगी है और इसे लेकर बीजेपी ने कोलकाता, अहमदाबाद और लखनऊ जैसे कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी किया है। आज दिन भर विरोध प्रदर्शन की ये जो तस्वीरें हैं ये हमारे पास आती रही। वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जवाब दो, जवाब दो। राहुल सोनिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वंदे मातरम का ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वंदे मातरम का ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोनिया गांधी से वंदे मातरम के अपमान पर माफी मांगने के लिए कहा है। सोनिया गांधी वंदे मातरम गाने के लिए मना कर रही थी, जबकि कांग्रेस के मुस्लिम नेता खुलकर यह कह रहे हैं कि वो वंदे मातरम कभी नहीं गाएंगे। कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। 150वां साल है वंदे मातरम के प्रागट्य का। हमने लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने वंदे मातरम को फिर से एक नया आयुष्य देने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को रोकने का कहा। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी। अरे भाई, तुम्हें अब वंदे मातरम का प्रेम हो रहा, करो ना, करो। हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें जितना करना है हमें उतना ही करना है, हम करेंगे। मैं तो कहीं तक भी नहीं गाता था और कहीं तक भी नहीं गाऊंगा। आ गई समझ में आपको? बस खड़ा हो जाऊंगा, नहीं गाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। वंदे मातरम की पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद फिर मुझसे बात करिएगा। ये कहां से आया था और किस तरह लिखा गया था और क्यों लिखा गया था, पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं बता दूंगा। ये लोगों में जो गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है ये ठीक नहीं है, आप मजबूर नहीं कर सकते। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर देश में पहली बार लाल किले पर पूरा वंदे मातरम गाया गया। यह हमारे लिए गर्व की बात है। पिछले हफ्ते ही वंदे मातरम को लेकर नया कानून देश में लागू हो चुका है, जिसके मुताबिक राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गाए जाने में बाधा डालना या उसे रोकना एक अपराध है। अब कोई व्यक्ति राष्ट्रगीत के दौरान अगर बाधा डालता है या उसे रोकता है तो उसे 3 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है।
राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया है या नहीं, ये तो जांच के बाद पूरे देश को पता चल जाएगा। अभी तो हमने सिर्फ ये तस्वीरें दिखाई हैं। ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन आज आपको थोड़ा इतिहास भी जानना चाहिए। इतिहास बताता है कि जवाहरलाल नेहरू ने बहुत पहले ही वंदे मातरम पर समझौता कर लिया था। कहते हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत किसी भी देश की सबसे बड़ी पहचान होते हैं। देश, कोई भी राष्ट्र उन पर गर्व करता है। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वर्ष 1875 में लिखा था, जो बाद में एक प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में भी प्रकाशित हुआ। वंदे मातरम में भारत भूमि को मां के रूप में संबोधित किया गया है और उसके प्राकृतिक सौंदर्य जैसे हरे भरे खेत, नदी, नाले और जंगल का वर्णन किया गया है। पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1896 में कांग्रेस के ही अधिवेशन में वंदे मातरम गाया था और वर्ष 1905 में वंदे मातरम का राजनीतिक नारे के रूप में पहली बार प्रयोग किया गया। उसी साल अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया था और तब देश भर में आंदोलन हुए और हर जगह एक ही नारा गूंजा और वो था वंदे मातरम। ये केवल एक गीत नहीं रहा, बल्कि आजादी की लड़ाई का एक प्रतीक बन गया। उस समय अंग्रेजों ने इस नारे को दबाने की पूरी कोशिश की। उस समय तो सोशल मीडिया भी नहीं था, लेकिन यह नारा पूरे देश में वायरल हो गया। बच्चे बच्चे के मुंह पर यह नारा चढ़ गया। देश का हर व्यक्ति इस नारे को, इस गीत को गुनगुनाने लगा। बंगाल के कई हिस्सों में सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम कहने पर रोक लगा दी गई। जो उस समय के छात्र थे, या आप कह लीजिए कि उस जमाने का जो जेन जी हुआ करता था, उसे सजा दी गई। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन इससे वंदे मातरम और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गया। वर्ष 1907 में भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में जो भारतीय ध्वज फहराया था, उस पर भी वंदे मातरम लिखा था। अपनी गिरफ्तारी और फांसी से पहले भी कई स्वतंत्रता सेनानी वंदे मातरम का नारा लगाते थे और अदालत में सुनवाई के दौरान वंदे मातरम की गूंज अक्सर सुनाई देती थी। जब कांग्रेस के हर अधिवेशन में यह गीत गाया जाने लगा, तो कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं को इस गीत पर आपत्ति होने लगी। उन्होंने इसे गाने से इनकार किया और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम विरोध के सामने झुक गई। मुस्लिम नेताओं का आरोप था कि इस गीत के बाद के अंतरों में, जो बाद में जो अंतरे आते हैं, उसमें हिंदू देवियों का जिक्र किया गया है और इसे लेकर वर्ष 1923 में एक ऐतिहासिक विवाद हुआ। वर्ष 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने की थी। उनका स्वागत बैंड बाजे के साथ जुलूस निकालकर किया गया और परंपरा के मुताबिक अधिवेशन की शुरुआत वंदे मातरम के गाने से होने लगी। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने आपत्ति जताई कि इस्लाम में संगीत मना है और इसलिए वंदे मातरम का गाना उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। इस पर वहां मौजूद दूसरे नेताओं ने तर्क दिया कि कांग्रेस का अधिवेशन किसी एक धर्म की सभा नहीं है, बल्कि एक सार्वजनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मौलाना मोहम्मद अली को अपने स्वागत के जुलूस में जो बैंड बाजा आया, वो बैंड बजाया गया, उससे कोई आपत्ति नहीं थी, तो उन्हें वंदे मातरम पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। इसके बाद वंदे मातरम गाया गया। मोहम्मद अली जिन्ना लगातार इस गीत का विरोध कर रहे थे। वर्ष 1937 में लखनऊ में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कांग्रेस पर आरोप लगाया गया कि वो मुसलमानों की भावनाओं की अनदेखी करते हुए वंदे मातरम को देश के राष्ट्रीय गीत के रूप में थोप रही है। 1937 में ही कलकत्ता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इस बैठक में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से माना कि वंदे मातरम के कुछ हिस्सों पर मुसलमानों की आपत्ति सही है और राष्ट्रीय आयोजनों में सिर्फ इस गीत के पहले 2 अंतरे ही गाने की सिफारिश उन्होंने की। यानी एक तरह से मुस्लिम विरोध के सामने जवाहरलाल नेहरू झुक गए। वर्ष 1937 ही वंदे मातरम के विवाद पर 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को एक चिट्ठी लिखकर जवाब दिया। इस चिट्ठी में जवाहरलाल नेहरू ने खुद लिखा कि इस गीत की पृष्ठभूमि मुसलमानों को असहज या नाराज कर सकती है। इसके अलावा इसकी भाषा भी कठिन है, क्योंकि इसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। यानी पंडित नेहरू भी मुसलमानों के विरोध से सहमत
हो गए थे और मुस्लिम लीग इससे भी संतुष्ट नहीं हुई। तो जवाहरलाल नेहरू ने यह आश्वासन दिया कि भविष्य में वंदे मातरम का महत्व कम हो जाएगा। आज़ादी के बाद भारत को जब अपना राष्ट्रीय गान चुनना था तो आखिरकार जन गण मन को राष्ट्रीय गान चुना गया और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। पहले राष्ट्रीय समारोह में वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 अंतरे गाए जाते थे, लेकिन अब पूरे 6 अंतरों को आधिकारिक समारोह में शामिल कर लिया गया है। शुरुआत से ही इसे मुस्लिम विरोधी माना गया, शायद इसलिए गांधी परिवार आज भी इसे पसंद नहीं करता। और आज फिर से 89 साल के बाद कांग्रेस के ही मुख्यालय में कांग्रेस के 2 सबसे ताकतवर नेताओं पर वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगा है। क्या ये पंडित नेहरू के ही इतिहास को दोहरा रहा है? अब चाहे जो भी हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि भारत की आज़ादी में इस राष्ट्रगीत का योगदान अमूल्य था और हमेशा रहेगा, चाहे कोई इसे गाए या फिर इसका अपमान करे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां लोकतंत्र के नाम पर हर तरह की अनलिमिटेड आज़ादी आप सबको मिलती है और शायद इसीलिए हमारे विपक्षी नेता खुद को दिमागी नक्सल बताकर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन अब आपको भारत से ईरान लेकर चलते हैं, जहां वो अभिव्यक्ति की आज़ादी से पहले अपने देश और अपने हितों को रखते हैं। ईरान को लेकर एक बड़ी खबर यह है कि वहां अब एक नया कानून लाया जा रहा है, जिसके मुताबिक अमेरिका या इजराइल की मीडिया को इंटरव्यू देना या उससे बात करना वहां पर अपराध माना जाएगा और इसके लिए 2 साल तक की जेल हो सकती है। ईरान के लोगों को विदेशी मीडिया से बातचीत करने से पहले या उनके किसी कार्यक्रम में शामिल होने से पहले ईरान की सरकार से अब मंजूरी लेनी पड़ेगी। अमेरिका से युद्ध के दौरान एक बहुत बड़ा नैरेटिव जो है वो ईरान के खिलाफ चलाया गया। ईरान का आरोप है कि इस दौरान अमेरिका और इजराइल के मीडिया ने उसके खिलाफ फेक न्यूज़ चलाई, पूरी दुनिया को गुमराह किया और ईरान की छवि खराब करने की कोशिश की। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी विदेशी खुफिया एजेंसी के आदेश पर ईरान की नीतियों या कानूनों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो उसे 30 वर्ष तक की जेल हो सकती है। अभी ये कानून बना नहीं है, लेकिन ईरान की संसद ने इस बिल के मूल विचार को मंजूरी दे दी है। और ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या संस्थाओं के साथ बात करने को अपराध माना है। इसी महीने ईरान की एक मशहूर पत्रकार को 15 साल की सजा सुनाई गई है। इस पत्रकार पर ईरान की सरकार ने मंजूरी लिए बिना पश्चिमी मीडिया को इंटरव्यू और तस्वीरें देने के आरोप लगे हैं। अब देखिए, 2 देशों की दुश्मनी और युद्ध में पत्रकारिता और सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा हथियार बन गए हैं। पूरी दुनिया के देश भी अपने देशों में विदेशी मीडिया के दखल को लेकर नए नए कानून बना रहे हैं, लेकिन भारत की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ के दिमागी नक्सल ऐसे किसी भी मौके का इंतजार करते रहते हैं और ऐसे समय में या युद्ध के दौरान भी भारत का साथ देने की बजाय दुश्मनों का साथ देते हैं। और जो दावे दुश्मन करता है उन दावों पर हमारे यहाँ के लोग यकीन कर लेते हैं। याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे देश के विपक्षी नेताओं और बहुत सारे लोगों ने यह सवाल पूछना शुरू कर दिया था कि भारतीय वायुसेना के कितने विमान पाकिस्तान ने मार गिराए। और पाकिस्तान जो दावे करता था अपनी जीत के, हमारे देश के विपक्ष के नेता उसी को मान लेते थे। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का पूरे साल देश के लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि इस भाषण के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश की दशा और दिशा तय करते हैं। तो आज हम आपको ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 साल के भाषणों में आप कैसे एक बदलते भारत की पूरी कहानी को देख पाएंगे। तो आज उनके 2014 से 2026 के लाल किले से दिए भाषणों का आप विश्लेषण करें तो आपको एक पूरी कहानी उसमें दिखाई देगी। वर्ष 2014 में शौचालय बनाने पर जोर था, तो 2026 में सेमीकंडक्टर्स के मामले में आत्मनिर्भर बनने पर जोर है। 2016 में गांवों को सड़क से जोड़ना एक चुनौती थी, गांवों तक सड़क बनाना चुनौती थी, लेकिन 2017 में भारत ने एक साथ 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए। 2023 में चंद्रयान की कामयाबी से साइंस और टेक्नोलॉजी में प्रधानमंत्री ने पूरे देश की दिलचस्पी बढ़ाई और 2024 में स्पेस स्टेशन का लक्ष्य आया और 2026 में AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और डेटा सेंटर की चर्चा की। 2015 में स्टार्टअप शुरू करने का लक्ष्य था। अब 2026 में प्राइवेट स्टार्टअप्स
सैटेलाइट्स और रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं। देश की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के बाद अब सवाल है कि भारत दुनिया के लिए क्या बनाएगा। 2015 में गांवों को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करने की बात थी, 2024 में 2G से 6G तक पहुंचाने की बात हुई और 2026 में मेड इन इंडिया 6G को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। 2014 में गरीबी को खत्म करने की बात थी, 2026 में जोर इस बात पर है कि विकास देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिले। किसानों के मामले में भी पहले सवाल था किसानों का कर्ज और MSP का। 2025 में 4 लाख करोड़ रुपए के एग्रो प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हुआ। 2026 में खेतों से अब ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट तक पहुंचने की बात हो रही है। 2014 में महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था और 2026 में लक्ष्य है लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% भागीदारी देने का। मैन्युफैक्चरिंग में भी लक्ष्य सिर्फ मेक इन इंडिया का नहीं रह गया, अब लक्ष्य है छोटे छोटे सामान से लेकर बड़े बड़े प्रोडक्ट्स तक पूरी वैल्यू चेन भारत में हो और भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद हब बन जाए। इसी तरह 2015 में गांव में बिजली पहुंचाने से लेकर वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर के लक्ष्य तक का सफर दिखाई देता है। जिस देश में 2015 में 40% लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं था, 2025 में भारत में पूरी दुनिया के लगभग 50% डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे थे और आज UPI और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया तक पहुंचाने की बात हो रही है। 2014 में नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य था और 2026 में नक्सलवाद तो खत्म हो गया, लेकिन अब दिमागी नक्सलियों को पहचानने पर जोर है। 2014 का भारत अपनी बुनियादी कमियां दूर करने में जुटा था और 2026 का भारत अपनी क्षमताओं को दुनिया के सामने साबित करने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री मोदी के हर भाषण को अगर आप देखेंगे 2014 से 2026 तक, तो आपको लगेगा हर साल उन्होंने नया लक्ष्य तय किया, हर साल उस लक्ष्य को हासिल करते चले गए। लक्ष्य बदल गया है, अब भारत को सिर्फ बेहतर बनाना नहीं है बल्कि दुनिया के लिए एक इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी हब बनाना है। तो इतना अंतर आप देखिए, कहां 2014 से हमने बुनियादी चीजों को लेकर अपनी शुरुआत की थी। एक टॉयलेट बन जाए घर में तो कितनी बड़ी बात हो जाए, गांव तक सड़क पहुंच जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाए, गांव में हर घर में बिजली आ जाए, पानी आ जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाए। और आज भारत एक ग्लोबल प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है। अगर अब इस साल का प्रधानमंत्री मोदी का भाषण देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि 2014 से हम आज कितना आगे आ गए हैं, हमने अपने लक्ष्यों को कैसे लगातार बदला है और आज हमारी जो सोच है, हमारा जो लक्ष्य है वो पहले के मुकाबले कितना बड़ा हो चुका है। अब आपको यूक्रेन और रशिया के बीच वर्ष 2026 के सबसे बड़े ड्रोन वॉर की तस्वीरें दिखाते हैं। यूक्रेन ने रशिया पर लगभग 822 ड्रोन्स और मिसाइल से एक नया हमला किया। यूक्रेन ने 600 ड्रोन से रशिया की राजधानी मॉस्को को निशाना बनाया। यह 4.5 साल से जारी युद्ध में बड़े हवाई हमलों में से एक है। रशिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज में से एक वाइल्ड बेरीज पर भी यह हमला हुआ है और इस कंपनी को रशिया का अमेज़न कहा जाता है। हालांकि रशिया का दावा है कि उसने यूक्रेन के सभी ड्रोन्स और मिसाइल्स को नष्ट कर दिया। सबसे पहले आप इन नई तस्वीरों को देखिए। जो नया हमला हुआ है इसमें रशिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी वाइल्ड बेरीज के मुख्यालय को नुकसान पहुंचाया गया। इस कंपनी के गोदामों में भयानक आग लग गई और यूक्रेन इन हमलों से रशिया की सप्लाई चेन और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वाइल्ड बेरीज को रशिया का अमेज़न कहा जाता है और युद्ध में उसे लगभग 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अगर ये कंपनी बर्बाद होती है या इस पर बुरा असर पड़ता है तो रशिया की इकोनॉमी पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। यूक्रेन के हमलों के जवाब में रशिया ने भी लगभग 10 स्थानों पर हमले किए।
ज़्यादातर हमले यूक्रेन के आर्थिक और रणनीतिक ठिकानों पर हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारत के अरबपति लक्ष्मी निवास मित्तल के स्टील प्लांट पर रशिया ने हमला किया है, जिससे इस प्लांट को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ये यूक्रेन का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो वो भी जो तस्वीरें हैं इस समय आप देखिए। जिनेवा कन्वेंशंस कहता है कि युद्ध में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं होने चाहिए, लेकिन ये दोनों ही देश एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब सबसे ज्यादा हमले कर रहे हैं। और इस समय की एक बहुत बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, और वो खबर ये है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 24 दिनों के आंदोलन के बाद आंदोलनकारी छात्रों की मांग मानते हुए सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इसके अलावा वर्ष 2014 से लेकर अब तक जिन परीक्षाओं में छोटी बड़ी जो भी गलतियां हुई हैं उन सब की जांच की जाएगी। आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लेगा और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी और साथ में बहुत जल्द केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएमडीआर एक्ट में जो बदलाव किया गया है उस संदर्भ में भी हम लोग चर्चा के लिए एकत्रित होंगे। हो सकता है इस विषय पर एमएमडीआर एक्ट संशोधन पर हमें विशेष सत्र भी बुलाना पड़े तो हम लोग बुलाएंगे। ये आंदोलन लगभग 24 दिनों से चल रहा था और आज हेमंत सोरेन की घोषणा के बाद छात्रों ने भी जश्न मनाया है और आप वहां से तस्वीरें देखिए। आज पूरे देश को झारखंड के इन आंदोलनकारी छात्रों को बधाई देनी चाहिए और ये बधाई इसलिए बहुत स्पेशल होनी चाहिए क्योंकि ये जो आंदोलन सफल रहा है, हेमंत सोरेन इस आंदोलन के सामने झुक गए। हेमंत सोरेन ने बिल्कुल सही काम किया और हालांकि उन्हें ये फैसला लेने में काफ़ी देर हुई, लेकिन उन्होंने सही फैसला लिया है। हेमंत सोरेन को ये फैसला लेना पड़ा क्योंकि वो समझ गए थे कि अगर उन्होंने ये फैसला नहीं लिया तो यह आंदोलन बहुत महंगा पड़ेगा उनके लिए। तो पहली बात तो ये है कि झारखंड के इन छात्रों को ये कामयाबी बिना कॉकरोच पार्टी के समर्थन से मिली है। दूसरी बात यह है कि इस आंदोलन में इन छात्रों का किसी भी बड़े विपक्षी दल ने, किसी भी बड़े विपक्षी नेता ने साथ नहीं दिया। जिस प्रकार से बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े एक्टिविस्ट, बड़े बड़े नेता जंतर मंतर पर पहुंच रहे थे, ऐसा कोई व्यक्ति झारखंड में रांची नहीं पहुंचा इन छात्रों का साथ देने के लिए।
और तीसरी बात, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर जिस प्रकार से जंतर मंतर के रील्स वायरल हो रहे थे, जो एक पूरा माहौल सोशल मीडिया पर बन गया था, जिसमें लोगों को ये भी लगा कि उस समय का जो एल्गोरिदम है वो जंतर मंतर के आंदोलन को पुश कर रहा था, वैसा सपोर्ट भी सोशल मीडिया से इन छात्रों को नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद इन छात्रों की जीत हुई है और इन छात्रों ने हेमंत सोरेन को अपने सामने झुका दिया है। तो इन छात्रों ने एक बहुत बड़ा काम करके दिखा दिया है। और जैसा मैं आपको बता रहा था इससे पहले, ये जो कामयाबी इन छात्रों को मिली है बिना कॉकरोच पार्टी के समर्थन के मिली है, क्योंकि कॉकरोच पार्टी का कोई बड़ा नेता इनका समर्थन करने के लिए यहाँ नहीं गया। कॉकरोच पार्टी के किसी नेता के पास इतना टाइम नहीं था कि वो रांची जाए और इन छात्रों का समर्थन करें। इसलिए पहली बात यह है कि बिना कॉकरोच पार्टी के समर्थन के ये कामयाबी इन छात्रों को मिली है। दूसरी बात, कोई बड़ा विपक्षी नेता इनके आंदोलन में नहीं गया, कोई विपक्षी पार्टी ठीक से इनको समर्थन करने के लिए वहां नहीं गई। इसलिए बिना किसी विपक्षी पार्टी के दबाव के इन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। तीसरी बात, बिना सोशल मीडिया के समर्थन के, सोशल मीडिया पर कुछ खबरें इनकी आती रहती थी, कुछ वीडियोस आते रहते थे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो रहा था जैसा जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हो रहा था। इसलिए सोशल मीडिया से, या आप कह लीजिए कि सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम होता है, वहां से भी इन्हें कोई सपोर्ट नहीं था। अपने बलबूते पर इन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। इसलिए इन छात्रों को ये देश बहुत बहुत बधाई देता है, जब इन्होंने बिना किसी समर्थन के, बिना इस देश को तोड़ने के नारे लगाए, बिना इस देश में दिमागी नक्सलियों को अपना मंच दिए, बिना अपने मंच का दुरुपयोग किए, इन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। इसलिए इन छात्रों को बहुत बहुत बधाई। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आपको झारखंड के छात्रों ने अभी जो ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, कामयाबी तो मिल गई है, लेकिन अभी भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये आंदोलन समाप्त हो चुका है। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहित चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। Success feels richer when the journey begins with confidence. With unlimited domestic and international lounge access, every journey begins in comfort. And across borders, zero forex markup makes every payment effortlessly rewarding. But her greatest celebration begins when she brings her success home. Stay 2 nights at premium ITC hotels and enjoy the 3rd night complimentary. Enjoy 4 complimentary golf rounds annually. PNB Luxura. हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर, JK टायर। सौ प्रतिशत शुद्ध सैंडलवुड ऑयल से बना, असली गुणों से भरपूर और खुशबू ऐसी जो दे एक खास एहसास। मैसूर सैंडल सोप, मेरा रॉयल ब्यूटी रिचुअल।
बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। तो रांची से जैसा हम आपको बता रहे थे, बड़ी खबर यह आ रही है कि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने छात्रों की मांग मान ली है और सारी परीक्षाओं को उन्होंने रद्द करने का फैसला लिया है। लेकिन एक मांग अभी भी बाकी है और वो है कि इन परीक्षाओं में जो धांधली हुई थी उसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। उस मांग को लेकर अभी भी एक गतिरोध बना हुआ है और अभी ये देखना होगा। इतनी तबीयत खराब थी, मैम ने अभी सिर पे तेल भी लगा दिया, बाम लगा दिया, लेकिन जैसे ही मुझे खुशी की खबर पहुंची मेरे जान में जान आ गई। इतने चक्कर भी आ रहे थे, लेकिन मैं देखो कि मैं उठ के खड़ी हो पाई हूं, क्योंकि इतनी बड़ी जीत मिली है कि मैं क्या बताऊं। जो चीज़ आज 26 साल से हम लोग तरस चुके थे, जो युवाओं को 26 साल से नहीं मिला था। सभी पहलुओं पे हम लोगों ने वार्ता किया, जांच किया और सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी बात को रखी और मुख्यमंत्री जी ने हम सब की बातों को गंभीरता से लिया। उसके बाद ये निर्णय हुआ कि सीजीएल का जो एग्जाम है वो रद्द होगा, मान लिया गया। टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम हुई है सब रद्द होगा। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहित चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। फिर से लेट? बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी भी अपडेट करना है। मैं यहाँ नूडल्स बना रहा हूँ और तुम बहाने बना रहे हो। अरे ये तो एकदम झटपट काम है। कैसे? अगर केवाईसी में कोई चेंज नहीं है या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट बैंकिंग या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन करो। और चेंजेस हो तो घर बैठे वीडियो केवाईसी, आधार OTP, ई-केवाईसी से अपडेट करो। सिंपल। ये तो नूडल्स बनाने से भी आसान है। अभी आता हूँ। RBI कहता है KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। तो डिकोड के आज के इस एपिसोड को इस समय तक 6.4 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, यानी 64 लाख व्यूज आज के इस एपिसोड को मिले हैं। आप इतना प्यार हमें देते हैं, इतना भरोसा हमारे ऊपर करते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी कहानी के इकलौते गवाह आप खुद हैं, इसलिए कोई दूसरा ये कभी नहीं समझ पाएगा कि आपने क्या झेला है। नमस्कार।